अब हम एंट्री करेंगे सेक्शन 2 की तरफ, एंड सेक्शन 2 में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन बी का पहला सवाल। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न a light of wavelength 6000 angstrom is used. The distance between the first and the third minima in the diffraction pattern is found to be 3 mm when the screen is placed 50 cm away from the slits. The width of the slit is, all right, तो यहां पर हमको बोला है the width of the slit is dash into 10 to the power minus 4 मीटर। तो इस डैश की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिफ्रैक्शन के केस में हमें जो फर्स्ट मिनिमा मिलता है, फर्स्ट मिनिमा की जो दूरी होती है सेंट्रल ब्राइट से, वो होती है y1 इक्वल टू, मैं y1 ले रहा हूं फर्स्ट मिनिमा के लिए या फिर फर्स्ट डार्क के लिए, और वैल्यू होती है लेमडा इंटू डी अपॉन बी, जहां पर लेमडा हमारी लाइट की वेवलेंथ होती है, डी होता है स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी, एंड जो बी होती है वो हमारी स्लिट की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है। करेक्ट। अब यहां पर बात की जा रही है थर्ड मिनिमा की। तो जो थर्ड मिनिमा की दूरी होती है वो होती है सेंट्रल ब्राइट से y2 इक्वल्स टू 3 इंटू लेमडा इंटू डी बाई बी। आपको ये वैल्यूज या ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेंट्रल ब्राइट से जो फर्स्ट मिनिमा है, जो पहला डार्क है, वो लेमडा डी बाई बी की दूरी पे होती है, एंड सेंट्रल ब्राइट से जो थर्ड डार्क होता है वो 3 लेमडा डी बाई बी की दूरी पे होती है। अब क्या कह रहा है हमको कि फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 3 mm। तब इस केस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमें गिवन है y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 3 mm, जिसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। सो नाउ y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सो 3 लेमडा डी बाई बी माइनस लेमडा डी बाई बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो इंप्लाइज दैट अगर मैं लेमडा डी बाई बी को कॉमन ले लूं तो बचेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो फाइनली क्या मिलने वाला है 2 लेमडा डी बाई बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां पर हमें पूछा है कि b की वैल्यू कितनी होगी, विड्थ की चौड़ाई कितनी होगी। सो b विल बी इक्वल टू, इंप्लाइज दैट b विल बी इक्वल टू, तो b को मैं RHS की तरफ ले लूं अगर, तो RHS का जो भी क्वांटिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको मुझे LHS में डिवाइड कर देना चाहिए। सो इट विल बी इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये जो मेरा b था वो RHS में आ गया, जिसको यहां पर मैंने LHS में लिखा है, और ये जो क्वांटिटी है LHS में आकर के ये बन जाएगी। तो हमें यहां पर लेमडा एंड कैपिटल D की वैल्यू गिवन है, पुट कर दी, हमें आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है, इट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। नाउ स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर, डिवाइडेड बाय, यहां पर लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो फाइनली अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं। सो 0.5 इंटू 2 बिकम्स 1, 6000 बाई 3 बिकम्स 2000 into 10 to the power minus 10 by 10 to the power minus 3 becomes 10 to the power minus 7। ठीक है, अब हमको यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 4 मीटर। तो ये हमारी स्लिट की चौड़ाई होनी चाहिए, और हमें पूछा क्या गया था कि जो स्लिट की चौड़ाई है वो डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो 10 टू द पावर माइनस 4 तो मेरा मैच हो गया, तो यहां पर डेफिनेटली वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। 2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड 6 पाई सेकेंड। Assuming the oscillation starts from its mean position, all right, the time required by it to travel from x equal to a to x equals to root 3 by 2a will be pi by x second, where x is equal to, all right। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक ऑसिलेशन हो रहा है, SHM हो रहा है, एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, और उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू a है और उसके टाइम पीरियड की वैल्यू 6 पाई सेकेंड है। हमें बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर ऑसिलेटर को, उस पर्टिकुलर बॉडी को एक्सट्रीम से लेकर के √3/2a की दूरी तक आते आते उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूं। क्योंकि शुरुआत में हमें यह बोला गया है कि जो
बॉडी थी वो मीन पोजीशन पे थी, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि उसे मीन से एक्सट्रीम जाने में पहले कितना समय लगेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का आंसर आपको या जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 पाई सेकेंड है। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं उसे मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, देन दिस टाइम विल डेफिनेटली बी इक्वल टू टाइम पीरियड अपॉन 4, यस और नो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए ये मेरी मीन पोजीशन है और ये दो हमारे एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, राइट। इसको मैं मान लेता हूं E1, इसको मान लेता हूं E2। तो एक ऑसिलेशन का कंप्लीशन आप कब कहोगे, जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम आएगी, एक्सट्रीम से फिर मीन आएगी, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम जाकर के वापस से मीन आएगी, तो ये एक ऑसिलेशन है। तब इस पर्टिकुलर मोशन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और इस टोटल मूवमेंट के लिए लगा हुआ समय हमारा टाइम पीरियड कैपिटल टी कहलाता है। तो खाली मीन से एक्सट्रीम जाने का समय कितना होगा, ऑब्वियसली 1/4 तो होगा, और इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जिस समय में वो मीन से एक्सट्रीम तक पहुंचेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 पाई बाई 4 सेकेंड, दैट इक्वल्स टू 1.5 पाई सेकेंड। परफेक्ट, यहां तक की तो बातें क्लियर है। अब क्योंकि हमें यह बोला है कि वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने के दौरान जब वो √3/2a की दूरी पे होगी तब कितना समय लगेगा। अब एक काम करते हैं, अब हम मीन से √3/2a दूरी तक जाने में कितना समय लगेगा उसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लिया जाए ये वो दूरी है जहां पर ये जो x की वैल्यू बनेगी, ये जो आप x की वैल्यू यहां पर देख पाएंगे, इस x की वैल्यू को मैं मान लेता हूं √3/2a, है ना। तो मैं काम करता हूं, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट मीन पोजीशन से हुआ है, तो मैं मीन से लेकर के यहां तक के आने का समय पहले निकाल लेता हूं। उससे क्या होगा, मुझको मीन से एक्सट्रीम जाने का समय मालूम है और मैं मीन से यहां तक के आने का समय निकाल लूंगा। तो अगर मैं इस t/4 से अगर ये समय को यहां से लेकर के √3/2a दूरी जाने तक के समय को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझको प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। और इसीलिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी के पोजीशन को बताने वाली इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। और अगर आप यहां देखें तो मैं t की जगह में जब 0 पुट करूंगा तो sin 0 विल बिकम 0, x विल बिकम 0। इसका ये मतलब है कि शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे जो बॉडी थी वो हमारी मीन पोजीशन पे थी। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जब x की वैल्यू √3/2a होगी तब वो कहां पर हो, तब उसे कितना समय लगेगा। सो x की जगह में मैंने √3/2a पुट किया और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस दूरी तक आने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बताइए कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होती है, दैट इज sin 60। तो यहां लिख सकता हूं मैं sin 60 मीन्स π/3, दैट विल बी इक्वल टू sin ओमेगा टी। तब डेफिनेटली मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं π/3 इक्वल टू ओमेगा की जगह में लिख सकते हैं 2π/T इंटू स्मॉल टी। सो नाउ पाई एंड पाई आपस में फिर से कैंसिल हो जाते एंड जो मुझे टी की वैल्यू मिलेगी, स्मॉल टी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी T/6 एंड T की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, इट इज 6 पाई अपॉन 6 दैट इक्वल्स टू पाई सेकेंड। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मीन से √3/2a दूरी आने में जो लगने वाला समय है वो समय है पाई सेकेंड, और मीन से एक्सट्रीम तक जाने का जो समय है वो कितना है 1.5 पाई सेकेंड है। तो इस जगह से एक्सट्रीम जाने का समय या फिर एक्सट्रीम से इस जगह पे आने का जो समय होगा वो कितना होगा। देखिए जाना और आना जो होता है कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है। जितने समय में बॉडी इस पर्टिकुलर प्लेस से एक्सट्रीम तक पहुंचेगी, एक्सट्रीम से यहां पे आने में उतना ही समय लगेगी। तो जो आंसर मुझे बताना है, जिस समय की हम बात करें उसे मैं टी डैश मान लेता हूं एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 1.5 पाई माइनस पाई दैट इक्वल्स टू 0.5 पाई, जिसे मैं लिख सकता हूं π/2। और हमें बोला था कि जो आंसर है वो कितना है π/x है। तो अगर आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन पॉइंट्स a एंड b
points A and B are joined by a connecting wire each dash microcoulomb. हमें इस डैश की क्या वैल्यू होनी चाहिए बताना है. चलिए, तो यहां पर सिचुएशन आप देखिए, बोलता है कि वायर की मदद से हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिया. एक कनेक्टिंग वायर की मदद से हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को टच करा दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया. अब बोल रहा है उस केस में जो 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की बात हो रही है. इस कैपेसिटर में टोटल कितना चार्ज स्टोर होगा. चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए इस वाले एंड को अर्थिंग की गई है, तो एक काम करते हैं, मैं इसे इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं और यहां पर एक सेल लगा देता हूं जो 9 वोल्ट की है. तो यहां पे एक 9 वोल्ट की आप सेल मान लीजिए. इससे क्या हुआ कि अर्थ से कनेक्टेड जो पॉइंट था वो जीरो पोटेंशियल में आ गया एंड ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का वो 9 वोल्ट के बराबर हो गया. तो आप इस सिचुएशन को इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हो. स्टेडी स्टेट के आने के बाद, जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होती है, सर्किट में करंट का बहाव काफी समय तक हो चुका होता है, तब एक कैपेसिटर का बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होता है. इसका यह मतलब है कि कैपेसिटर अपने से करंट को फ्लो होने नहीं देता, वो करंट को फ्लो होने से रोक देता है. और आप देखिए, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, या फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी एक नॉन कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम से स्टेडी स्टेट आने के बाद करंट का बहाव नहीं हो सकता. और इसीलिए अब जो करंट फ्लो करेगी, कैसे करेगी, करंट का फ्लो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए, पहले 6 ओम के रेजिस्टर से होते हुए, फिर ए से लेके करंट बी तक जाएगी, फिर बी से 3 ओम वाले रेजिस्टर से होते हुए फिर वो वापस से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी. मतलब जो मेरे करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा. करंट इस तरह से फ्लो करनी चाहिए सिचुएशन में, है ना. करंट का बहाव इस तरह से हो रहा होगा. जहां तक सवाल कैपेसिटर्स के थ्रू का है, कैपेसिटर्स के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकती स्टेडी स्टेट के आने के बाद. और इसीलिए अब अगर हम देखें तो करंट कितनी होगी, तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, इन दोनों कैपेसिटर्स को खोल दो, अलग कर दो. तो अब अगर आप देखेंगे तो ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों ही रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, और सीरीज में इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 9 ओम. हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 होती है, और इस हिसाब से यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 9 ओम. अब 9 वोल्ट की मेरी बैटरी है, 9 ओम का मेरा रेजिस्टर है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो करंट होगी फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट मस्ट बी इक्वल टू V बाई R. सो यहां पर हो जाएगा 9/9 दैट इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और डेफिनेटली 1 एम्पियर की करंट का यहां पर फ्लो हो रहा है. तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR. तो I की वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर, R की वैल्यू दिया है 6 ओम. सो डेफिनेटली इस रेजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा. अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने इस 6 ओम के रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला क्यों. रीजन ये है कि जैसे मैं A एंड B को आपस में कनेक्ट किया था, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 ओम के रेजिस्टर के पास रहेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 माइक्रोफराड के कैपेसिटर के पास भी होना चाहिए. क्योंकि देखिए, कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट 6 ओम के रेजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड है, एंड 6 ओम के रेजिस्टर के का अदर एंड जो है इस कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है. और क्योंकि ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं, इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए. और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि जो कैपेसिटर की बात की गई है, उस कैपेसिटर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा. उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज 6 माइक्रोफराड. और हम अच्छे से जानते हैं Q की वैल्यू किसी भी कैपेसिटर के लिए CV होती है. किसी भी कैपेसिटर के प्लेट में स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उस हिसाब से C की वैल्यू हमें गिवन है 6 माइक्रोफराड एंड वोल्टेज की वैल्यू आ गई हमारी 6 वोल्ट. सो आंसर विल बी 36 माइक्रोकुलम, और इसीलिए सवाल का आंसर 36 माइक्रोकुलम होगा. तो पूछा है कि इस डैश में क्या वैल्यू आनी चाहिए, सो डेफिनेटली 36 आना चाहिए, जो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two metallic wires P and Q have same volume and are made up of same material.
if their area of cross sections is in the ratio 4:1 and force F1 is applied to P, an extension of delta L is produced. The force which is required to produce same extension in Q is F2. The value of F1 by F2 is, देखिए ये भी जो सवाल है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड से ही बिलोंग करता है और हमें अगेन यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बट यहां पर एक जानकारी दी गई है कि दोनों मेटेलिक वायर्स की वॉल्यूम सेम है। हमें यहां पर एरिया की जानकारी है बट उनके लेंथ की जानकारी नहीं है। हमें यह नहीं बताया गया कि उन दोनों वायर्स की लेंथ कितनी है, हमें बताया गया उनकी वॉल्यूम सेम है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो 4:1 दिया गया है, लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कह रहा है कि F1 फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में वायर P में आने वाला एक्सटेंशन डेल्टा L है। तो सेम एक्सटेंशन लाने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड वायर Q को F2 अमाउंट का फोर्स दिया, तब हमें F1 अपॉन F2 की वैल्यू बतानी है। देखिए आसान है क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को वापस से लिखते हैं। तो यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल्स टू F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L। और क्योंकि इस सवाल में हमें दोनों ही वायर्स की लेंथ को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, हमें उन दोनों वायर्स की लेंथ के एक्सप्रेशन को या फिर लेंथ को यहां से एलिमिनेट कर देना चाहिए। मुझे L को इस एक्सप्रेशन से हटा देना चाहिए, तभी जाकर के मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। और उसके लिए काम करते हैं, ऊपर एंड नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा, देखो उससे क्या फायदा मिला मुझे। तो F की जगह में F रहने दो, लेंथ इंटू एरिया हमारी वायर की हो जाएगी वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर विल बिकम वॉल्यूम ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय A इंटू A विल बिकम A स्क्वायर, डेल्टा L अपनी जगह पर है। अब आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन से हमने लेंथ L को हटा दिया एंड हमने यहां पे वॉल्यूम को शामिल कर दिया। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखिए, तो मैं क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल की हैं इसीलिए दोनों ही केसेस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम रहेगी। तो फर्स्ट केस के लिए मैं लिखता हूं, फोर्स लगाया हमने F1, वॉल्यूम को V मान लेते, एरिया को फिलहाल के लिए मैं A1 ले लेता हूं, तो ये A1 का स्क्वायर हो गया एंड जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा L हमें गिवन है, तो डेल्टा L रहने दिया जाए। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में सेम वायर थी तो सेम यंग्स मॉडुलस। अब जो फोर्स लगाया वो F2 है एंड सेकेंड वायर की भी वॉल्यूम सेम होने के कारण V की जगह V ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहां पर मैं लिख देता हूं A2 का स्क्वायर और सेम एक्सटेंशन के लिए हमने यहां पर डेल्टा L रखा। और क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस, इसे मैं इक्वेशन 2 मान रहा हूं, और क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस के LHS सेम है, अगेन क्या हो जाएंगे सेम उनके RHS, और इसीलिए मैं लिख सकता हूं F1 V अपॉन A1 स्क्वायर डेल्टा L इक्वल टू F2 इंटू V अपॉन A2 स्क्वायर इंटू डेल्टा L। ये हम इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से जो जो क्वांटिटीज कॉमन है उनको कैंसिल कर दो। तो जो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करते हैं, तो V आपस में कैंसिल, डेल्टा L आपस में कैंसिल। सो फाइनली उस हिसाब से हम लिख सकते हैं F1 बाई F2 डेफिनेटली A1 अपॉन A2 स्क्वायर होना चाहिए। मैं डेफिनेटली इस तरह से लिख सकता हूं F1 बाई F2 मस्ट बी इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि हमें दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 4:1 दिया है, तो 4/1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 16/1। और हमें रेशियो की जानकारी पूछी गई थी, सो आंसर विल बी 16। 16 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम, ऑल राइट, इज 0.3 एम्पियर। इससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें 0.3 एम्पियर गिवन है। व्हाइल द एमीटर रीड्स 0.9 एम्पियर। ये जो एमीटर आप देख रहे हैं इसकी रीडिंग आ रही है 0.9 एम्पियर। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ R1 इज इन ओम, हमको R1 की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। इजी है क्वेश्चन, हल्का ट्रिकी है बट आसान है। अब देखिए ये तीनों ही ब्रांचेस पैरेलल में हैं, यस और नो। और क्योंकि तीनों ही ब्रांचेस पैरेलल में, इनके पास क्या सेम होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों ही ब्रांचेस के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए या इसकी मदद से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए इससे फ्लो होने वाली करंट पता होनी चाहिए और R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो मुझे नहीं मालूम।
अगर मैं नीचे वाली ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस तो मालूम है, बट इससे फ्लो होने वाली करंट नहीं मालूम। बट अगर आप ये बीच वाली ब्रांच को देखो तो बीच वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस भी मालूम है, बीच वाली ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी मालूम है, और इसी कारण हम इस सेंट्रल ब्रांच से बीच वाली ब्रांच के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ से वी की वैल्यू आई आर होती है, और इसीलिए अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल ब्रांच के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो समझ में आ गया कि इस ब्रांच के पास रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली ब्रांच के पास भी है और यही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाली ब्रांच के पास भी है। और क्योंकि नीचे वाली ब्रांच के पास भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट है, इससे कितनी करंट फ्लो करेगी, तो इससे फ्लो होने वाली करंट को मैं I1 मान लेता हूं। इट मस्ट बी इक्वल टू 6/15 ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई R, और इससे मुझे आंसर मिल गया 0.4 एम्पियर। करेक्ट। अब देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन की तरफ टोटल जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट जाना चाहिए। तब यहां पर मैं देख रहा हूं कि इस जंक्शन से जाने वाली करंट तो 0.9 एम्पियर है, एक करंट आई 0.3 एम्पियर की, दूसरी करंट आ रही है 0.4 एम्पियर की। तो अगर आपसे मैं पूछूं R1 से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। इन दोनों करंट्स का जो सम है वो हो गया 0.7, और क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू 0.7 एम्पियर है, और क्योंकि टोटल करंट जो जा रही है वो 0.9 एम्पियर है, ऊपर वाली ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ताकि इन तीनों का समेशन 0.9 के बराबर हो। अब मुझे R1 बताना है, तो R1 बताना बड़ा आसान है। तो R1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 6 वोल्ट का, और उससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है 0.2 एम्पियर। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे, R इक्वल टू V बाई आई। अब उस हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूं 60/2 दैट इक्वल्स टू 30 ओम, और इसीलिए R1 की वैल्यू 30 ओम होगी। 30 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड इन XY प्लेन along the line y equal to x plus 4. The angular momentum of the particle about origin will be dash kg meter square per second. चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो कह रहा है कि XY प्लेन में एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है along a line y equal to x plus 4। तो चलिए मैं उस लाइन को ड्रॉ करता हूं। मान लेते कि हमारी जो लाइन है कुछ इस तरह से रही होगी, है ना, इस तरह की कोई लाइन रही होगी, और इस लाइन के अलोंग हमारी पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, और पार्टिकल मूव कर रहा है, और मान लो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहां पर है और उसकी मोमेंटम हो गई मान लो p, लीनियर मोमेंटम होगी मान लो p। अब अगर आपको इस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम चाहिए अबाउट o, तो आपको क्या करना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू R क्रॉस P, where R is the position vector of the particle about O। तो यहां पर मैं पोजीशन वेक्टर बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर R हो जाएगी। जहां पर भी पार्टिकल हो, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल कहीं भी हो सकती है। मैंने यहां पर लिया है, मैंने इस पॉइंट पे पार्टिकल को इमेजिन किया है, यहां पे रहेगी तो यहां का पोजीशन वेक्टर लेना, कहीं और चली जाए पार्टिकल तो जहां होगी वहां का पोजीशन वेक्टर लेना ओ के रेस्पेक्ट में, और कहीं पर भी पार्टिकल क्यों ना हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी आर होगा दैट क्रॉस जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम होगी, जो भी आर क्रॉस पी की वैल्यू बनेगी वही उस पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम होगी। ये हमारा फॉर्मूला है। परफेक्ट। तो हमारी आर हो गई ओ के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, पी हो गई हमारी पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम। डन। अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये हो जाएगा मेरा आरपी साइन थीटा। यहां पर मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहता हूं कि जो आर साइन थीटा है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। जो आर साइन थीटा होता है वो पार्टिकल की सबसे छोटी दूरी होती है फ्रॉम द गिवन ओरिजिन ओ। पी अपनी जगह पर रहने दो। मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आर साइन थीटा जो होती है वो पार्टिकल की सबसे छोटी दूरी होगी ओ से। इस पूरी लाइन में मूव करने के दौरान
अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशंस के लिए पार्टिकल की ओ से अलग अलग दूरी रही होगी, हाँ कि नहीं? पार्टिकल जब यहां रही होगी तो उसके ओ से अलग दूरी है, जब यहां आई होगी तब उसकी एक अलग दूरी होगी, इस पॉइंट पे अलग दूरी होगी, कहीं और जाएगी तो पार्टिकल की फिर से दूरी बदल जाएगी। तो आर की वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है। बट अगर मैं आपको आर साइन थीटा की बात करूं तो आपके साथ अगर मैं आर साइन थीटा की बात करूं तो आर साइन थीटा का एक अलग इंपॉर्टेंस है। आर साइन थीटा होता है पार्टिकल की सबसे छोटी दूरी जो रही होगी उस लाइन के अलग मूव करने के दौरान, और सबसे छोटी दूरी एक ही हो सकती है और वही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, और वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूं। मान लेते कि हमको एक लाइन गिवन है, एंड लाइन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें लाइन गिवन है, और इस लाइन की मुझे सबसे छोटी दूरी निकालनी है फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तब इस पॉइंट से इस लाइन की सबसे छोटी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की मदद से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हो। तब यहां पर जिस लाइन के अलोंग हमारी पार्टिकल मूव कर रही है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और इस पर्टिकुलर लाइन से मुझे ओरिजिन ओ की सबसे छोटी दूरी चाहिए जो मेरी आर साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो चलिए हम आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 को और मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्योंकि मुझे ओरिजिन से दूरी चाहिए तो ओरिजिन के लिए हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। तो यहां पर अगर मैं 0 0 लिख दूं तो यहां पर मुझे मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है यहां पर, दैट इज 1, तो 1 स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस यहां पर हमारे y के कोफिशिएंट की वैल्यू है -1 जिसके स्क्वायर की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 1। तो यहां पर हमारा आ गया 4 बाय रूट 2 दैट कैन बी रिटन एज 2 रूट 2। तो ये मेरी सबसे छोटी दूरी की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताना है एंगुलर मोमेंटम, तब एक बार में आंसर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे छोटी दूरी या फिर आर साइन थीटा की वैल्यू हो गई 2 रूट 2, और जहां तक लीनियर मोमेंटम p का सवाल है तो लीनियर मोमेंटम p का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होती है। तो m की वैल्यू हमें 5 गिवन है, एंड हमें जो स्पीड गिवन है वो दिया है 3 रूट 2। सो फाइनली रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2, 2 इंटू 2 विल बिकम 4, 4 इंटू 5 विल बिकम 20, 20 इंटू 3 विल बिकम 60। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 60 होगी, और इसीलिए 60 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड along the positive y axis under a magnetic field B of strength 2 k cap Tesla. The force acting on the charge is x I cap Newton. The value of x is, all right। तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसकी हमें वेलोसिटी गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी है, और फोर्स हमें पूछा गया, हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के दौरान उस पे एक्ट होने वाले मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे सबसे पहले हमें V क्रॉस B निकाल लेना चाहिए, और V क्रॉस B से मुझे Q को मल्टीप्लाई कर देने से फाइनली मुझे F का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए V क्रॉस B निकालते हैं। तो क्योंकि यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो यहां पर मुझे डिटर्मिनेंट की मदद से क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो फर्स्ट रो में लिख दिया हमने आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में कौन आएगा? सेकेंड रो में हमारे वेलोसिटी के कोफिशिएंट्स को आना चाहिए। तो वेलोसिटी का अगर मैं देख रहा हूं डायरेक्शन तो वो वाई एक्सिस की तरफ है, और इसी कारण वेलोसिटी की एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस की तरफ रहने वाली कंपोनेंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और इसीलिए वेलोसिटी की एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो गई 0।
y के अलोंग हमने लिख दी वैल्यू 4 इंटू 10⁶, एंड z एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट हो गई 0। जहां तक हमारी थर्ड रो का सवाल है, थर्ड रो में हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट्स आएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी z एक्सिस की तरफ, यहां पर k कैप का जिक्र है, और इसीलिए x एक्सिस की तरफ वैल्यू 0 या कंपोनेंट 0, y के अलोंग भी 0, एंड z के अलोंग यहां पे मुझे 2 लिख देना चाहिए बस v क्रॉस भी निकालने के लिए। अब देखिए हम करते हैं। सो i कैप क्रॉस, तो यहां पर हमको डायगोनली मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके फिर 0 इंटू 0 करूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8 इंटू 10⁶ आ जाएगी। माइनस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिख दिया। अब यहां पे माइनस जे कैप करना होगा। अब हमें क्या करना है, 0 इंटू 2 विल बिकम 0, 0 इंटू 0 विल बिकम 0, तो जे कैप का यहां पर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली प्लस के कैप की बात करते हैं, यहां पर के कैप हमारा थर्ड कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है, तो 0 इंटू 0 विल बिकम 0, 0 इंटू 4 इंटू 10⁶ विल बिकम 0। तो यहां पर फाइनली मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी v क्रॉस b की वैल्यू है वो फाइनली आ रही है 8 इंटू 10⁶ आई कैप। तो अगर मैं अब आपसे फोर्स F की वैल्यू पूछूं, तो F निकालने के लिए तो मुझे सिंपली क्या करना था, मुझे F निकालने के लिए सिंपली V क्रॉस B के साथ Q को मल्टीप्लाई करना था। तो Q की वैल्यू यहां पर हमें दिया है 4 माइक्रोकुलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6, एंड V क्रॉस B की वैल्यू हो गई 8 इंटू 10⁻6, आई कैप अपनी जगह पर रहेगा। सो 10⁻6 इंटू 10⁻6 becomes 10⁻0, that is 1, 4 into 8 will become 32 आई कैप। और इसीलिए इस केस में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो 32 होगी, और डायरेक्शन आई कैप का हमको पता ही है, सो आंसर इसीलिए 32 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट falling freely at right angle to horizontal component of earth magnetic field 0.6 into 10⁻⁻4 Weber per meter square. The instantaneous value of EMF induced in the wire when its velocity is 10 meter per second each. ये जो क्वेश्चन है ये मोशनल EMF से बिलोंग करता है, एंड मोशनल EMF को निकालने का फॉर्मूला होता है EMF E equals to V cross B dot L. This is the formula with the help of which we can find the value of motional EMF. अगर किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, तब उस केस में उस वायर के दो एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट हो सकता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L। यहां पर V हमारी वायर की वेलोसिटी होगी, B होती है मैग्नेटिक फील्ड, L होती है हमारी वायर की लेंथ। यहां पर L के ऊपर जो आप एरो देख रहे हैं, मतलब यहां पर लेंथ को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड वेक्टर L का जो डायरेक्शन होगा वो वायर के लेंथ के अलोंग लिया जाता है। ठीक, चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब अगर आप किसी वायर को ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी होगी किस तरफ होगी, उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली डाउनवर्ड होगी, तो हमारी वेलोसिटी v तो डाउनवर्ड हो गई। ये बात तो एकदम क्लियर है कि नहीं। नाउ हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से लेकर के अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है। एक काम और भी करते हैं, मैं अपने राइट हैंड की तरफ मान लेता हूं ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ मान लेता हूं वेस्ट, मेरे पीछे की तरफ हो गया साउथ, और मेरे सामने की तरफ हो गया नॉर्थ। डन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इट विल बी फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ पोल। मतलब मेरे पीछे से लेकर के आगे की तरफ हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी इस पेन के अलोंग बोर्ड के अंदर की तरफ होगी, तो अंदर की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की मदद से शो कर देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, और वायर का देखिए जो ओरिएंटेशन था वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ था, तो ये मेरी वायर है। दिस इज आवर वायर, ये हमारी वायर हो गई जिसकी प्लेसमेंट ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ हुई है।
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है और वायर को जैसे हमने ड्रॉप किया वो नीचे की तरफ गिरना चालू की, है ना, फॉलिंग फ्रीली। ठीक, अब हमको बोला है कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे V क्रॉस B करना है। तो बताइए V का डायरेक्शन नीचे की तरफ आया, B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो V की तरफ हम राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करें और B की तरफ टर्न करें, तो थंब मेरा राइट की तरफ आ रहा है और इसीलिए V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो राइट की तरफ होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी V क्रॉस B का डायरेक्शन होता है उसी तरफ वायर में डेवलप्ड होने वाली पोटेंशियल हाई होती है। इसका ये मतलब है कि ईस्ट की तरफ जो एंड होगा वायर का दैट विल बी एट हाई पोटेंशियल एंड वेस्ट की तरफ जो एंड होगा दैट विल बी एट लो पोटेंशियल। बट खैर V नीचे की तरफ है, B हमारे बोर्ड के अलोंग इनवर्ड है या बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर में इनवर्ड है, तो V क्रॉस B की बात करूं तो V एंड B के बीच में रहने वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारा साइन 91 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करते हैं, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू हमें 10 दिया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दिया है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन 91 हो गया। और क्योंकि V क्रॉस B का डायरेक्शन थंब के अलोंग आ रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है और क्योंकि वायर की प्लेसमेंट भी ठीक उसी डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैं कह सकता हूं कि V क्रॉस B एंड लेंथ L दोनों पैरेलल हैं और इनके डॉट प्रोडक्ट के लिए जो cos थीटा आएगा वहां पर थीटा की वैल्यू आएगी 0 एंड cos 0 होती है 1। तो फाइनली V क्रॉस B की मैग्नीट्यूड पुट की, L की मैग्नीट्यूड दी है हमको 5 मीटर एंड V क्रॉस B एंड L के बीच में रहने वाला एंगल 0 डिग्री है एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा 0.6 इंटू 10 विल बिकम 6, 6 इंटू 5 विल बिकम 30, सो 30 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट ये हमारी मोशनल ईएमएफ होगी, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। हमें बोला गया है कि जो डेवलप्ड ईएमएफ है, जो मोशनल ईएमएफ है वो डैश इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो उस डैश की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली आंसर 3 होगा और इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम इज bombarded with electrons accelerated through a potential difference of V which causes excitation of hydrogen atoms. If the experiment is being performed at T equal to 0 Kelvin, the minimum potential difference needed to observe any Balmer series lines in the emission spectra will be alpha by 10 V where alpha is equal to। चलिए मैं सॉल्व करके समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर देखिए कि बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया गया, लेट अस से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जिसे हमने इस हाइड्रोजन एटम की तरफ एक्सिलरेट किया। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सिलरेट करवाएं तब ये इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइटेड कर सकता है, मतलब इसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को वो इंफिनिटी की तरफ भेज सकता है, मतलब एटम से बाहर कर सकता है। इस तरह के एमिशन को हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। एक्चुअली जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव काइनेटिक एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण अगर वो किसी टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएं तो टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल सकते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जब इस हाइड्रोजन एटम से टकराया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, उसने एमिट करवा दिया, बाहर करवा दिया, एटम को आयोनाइज करवा दिया और इस आयोनाइजेशन के लिए जिस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया था वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें V गिवन है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। तो अगर उसे हमें इंफिनिटी की तरफ भेजना है या फिर उसको एटम से बाहर निकालना है तो उसे मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मिनिमम उसे हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी इट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 लेते हैं और क्योंकि अभी ग्राउंड स्टेट में या फिर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और इन्फिनिटी में उसकी एनर्जी 0 करनी होती है, तो माइनस को 0 करने के लिए हमें इतनी एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब
इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इतनी एनर्जी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मूव करवाना चाहिए? तो हम जानते हैं एनर्जी होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि E होता है इनटू जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया गया है, दिस विल बी इक्वल टू 13.6 eV। यहां पर ये जो V देख रहे हो ये एक्चुअली ये वोल्ट है, ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये वोल्ट है और ये V हमें सिंबल दिया हुआ है ना। तो यहां पर अगर मैं E और E को आपस में कैंसिल कर दूं तो मुझे ये चीज पता चल रही है कि तब उस इलेक्ट्रॉन को हमने 13.6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मूव करवाया होगा। ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो इसको 13.6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर आप मूव करवाते हो, इसके पास जो एनर्जी आएगी V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के बाद वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी और तब वो इस एटम को आयनाइज कर सकता है। अब कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस एटम में हमें बामर सीरीज दिखे। बामर सीरीज कब दिखेगी आपको? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। थर्ड से वो सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ जाए, फिफ्थ से सेकंड में आ जाए, फिर इन्फिनिटी से सेकंड पे आ जाए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें एनी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ लेकर के आना है, तो हमें ये कहा जा रहा है कि बामर सीरीज ऑब्जर्व करने के लिए हमें कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना पड़ेगा। तब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कौन से ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा? अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपको इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट तक भेजना पड़ेगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट की तरफ भेज दिए तो थर्ड से जब वो सेकंड की तरफ आएगा तब वो बामर सीरीज रिलीज कर देगा। या बामर सीरीज का कोई भी जो हमारा वेवलेंथ होगा वो या जो भी हमारी रेडिएशन होगी उसको एमिट कर देगा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड से थर्ड ऑर्बिट तक भेज पाए। थर्ड से ऊपर आप कहीं भी भेजो आपको बामर सीरीज ऑब्जर्व होगी, बट मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से हमें उसे थर्ड ऑर्बिट तक भेजना होगा। तो नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्राउंड स्टेट में है ना उसको हमें कितनी एनर्जी देनी होगी एमिट करवाने के लिए? तो ग्राउंड स्टेट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एंड थर्ड ऑर्बिट से अगर उसे बाहर करना होता तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती? हमें देनी पड़ती 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए दैट nth ऑर्बिट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अपॉन n स्क्वायर होती है। तो अब अगर मैं ये पूछूं आपको ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट के बीच में कितनी एनर्जी का डिफरेंस जो हमें सप्लाई करना होगा, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस का हमें एनर्जी वहां पे क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा विद दिस इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा? मैं मान के चलता हूं V डैश, और एनर्जी के लिए मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलग से और मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और ये वैल्यू जो होगी E V डैश की वो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। परफेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 अपॉन 9। यहां पर मैं E को एलिमिनेट कर देता हूं तो V डैश की वैल्यू हमें फाइनली इस फॉर्म में मिल जाएगी, V के फॉर्म में। परफेक्ट। अब देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम इस केस में आ जाएगा 9, 6 9 जा इच 54 कैरी इच 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 इज 32 कैरी इज 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 इज 12। तो यहां पर 122.4 आ रहा है, माइनस 13.6 रहने दिया जाए, V हमारा एक्सप्रेशन में बना रहेगा उस हिसाब से। नाउ अब मुझे V डैश की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करना होगा। तो इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू अगर आप करें तो 14 माइनस 6 विल बिकम 8, यहां पर बचेगा 1। सो नाउ 11 माइनस 3 विल बिकम 8, यहां पे बचेगा 1, 1 माइनस 1 विल बिकम 0, यहां 1 आएगा और डेसिमल अपनी जगह पर रहने दिया जाए, डिवाइडेड बाय 9। V अपनी जगह पर है। चलिए अब देखते हैं। सो 9 1 जा 9, बचेगा 1, 1 8 बच रहा है। सो 9 2 जा 18, डेसिमल लगा दिया जाए, यहां पर 8 है यहां पर 9 है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 12.1 V की वैल्यू आ रही है, जिसे मैं लिख सकता हूं 121 अपॉन 10V। और अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 121 आएगी, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा।
आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that at any instant the normal and tangential components of its acceleration are equal if its speed at t equal to 0 is 4 meter per second. The time taken to complete the first revolution will be 1 by alpha into 1 minus e to the power minus 2 pi second where alpha is equal to। मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को। अगर कोई पार्टिकल या बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है तब उसके एक्सीलरेशन की दो कंपोनेंट्स हो सकती हैं। एक कंपोनेंट होती है अलोंग द रेडियस, दूसरी कंपोनेंट होती है अलोंग द टेंजेंट। जो अलोंग द रेडियस वाली कंपोनेंट होती है उसे हम रेडियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन की वो कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट या फिर रेडियल कंपोनेंट कहलाती है और इसी को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और ये एक्सीलरेशन मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा उसकी एक्सीलरेशन की जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होती है उसे हम लीनियर एक्सीलरेशन भी कहते हैं या फिर लीनियर कंपोनेंट भी कहते हैं। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना, टेंजेंशियल या फिर लीनियर एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना। और कह रहे हैं कि उन दोनों की मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पे इक्वल है। इसका ये मतलब है कि हमारे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। यहां पर सबस्क्रिप्ट आर का मतलब अलोंग द रेडियस के लिए रेडियल एक्सीलरेशन हो गई, ये टेंजेंट के अलोंग है इसके लिए हमने इसको ए सबस्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है और दोनों की मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पे क्या कह रहा है, इक्वल है। तो नाउ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड होती है dv by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, v स्क्वायर बाय r होता है। और इस इक्वेशन की मदद से हम v की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इससे हम v निकाल लेंगे एंड v की मदद से हम फिर निकालेंगे फर्स्ट रेवोल्यूशन में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो डिस्टेंस की बात की जा रही है उसकी हम बात करेंगे और उससे हमको फाइनल आंसर मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, आपको एंड तक ये सवाल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। नाउ अब मैं इसे लिख सकता हूं 1 बाय वी स्क्वायर dv इक्वल टू 1 बाय r dt। और यहां पर आप देखिए रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है जो कि 0.5 मीटर हो जाएगा। 1 बाय 0.5 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू dt, अपनी जगह पर रहने दो। तो मैंने v को एक तरफ कर दिया, टाइम को दूसरी तरफ कर दिया। अब अगर मुझे v की जरूरत पड़ेगी तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। सो नाउ शुरुआत में टाइम की वैल्यू 0 थी एंड शुरुआत में स्पीड की वैल्यू 4 थी, तो यहां पर लोअर लिमिट 4 हो जाएगा स्पीड का। अपर लिमिट टाइम का मैं t मान लेता हूं, स्पीड की भी अपर लिमिट को मैं v मान लेता हूं। अब 1 बाय वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं v टू द पावर -2, v टू द पावर -2 dv के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी v टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके मैं लिमिट्स लिख देता हूं, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट v, टू कांस्टेंट बाहर, dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी t, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके मैं लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t लिख देता हूं। नाउ implies that -2 + 1 will become -1 जो बाहर आ जाएगा। v टू द पावर -2 + 1 को मैं लिख सकता हूं 1 बाय v, लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई 4, अपर लिमिट की वैल्यू v, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू t। t का अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है तो t - 0 विल बिकम t, implies that। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं तो मुझे मिलेगा 1 बाय v माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू माइनस उधर भेज दू तो -2t हो जाएगा। नाउ मुझे v की जरूरत है एक्चुअली, सो 1 बाय v विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 -2t, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 - 8t बाई 4 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। तो फाइनली अगर आपसे पूछूं v की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो v विल बी इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 4/,
1 माइनस 8t, ये मुझे v की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या पूछा था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगेगा। हमको डिस्टेंस बोला है कि 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। एक रेवोल्यूशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 पाई r, और इसीलिए हमको v की मदद से x निकाल लेना चाहिए, और x की मदद से हम टाइम की वैल्यू को निकाल पाएंगे। यहां पर हम डेटा को फीड कर पाएंगे, और इसीलिए v की जगह में मैं लिखता हूं dx बाई dt इक्वल टू 4/1 माइनस 8t। सो फाइनली dx की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8t इंटू डी टी। एंड हम अगेन इस इक्वेशन को करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जिसमें टाइम की लोअर लिमिट 0, डिस्टेंस की भी लोअर लिमिट 0, और क्योंकि फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात की जा रही है तो जो टाइम लगेगा उसको अगर मैं t मान लूं तो डिस्टेंस उस समय में कितना ट्रेवल करेगा, दैट इज 2 पाई r, और क्योंकि r की वैल्यू यहां पर 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर इंटू 2 विल बिकम 1 इंटू पाई बिकम्स पाई। तो यहां पर dx के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, क्योंकि मैंने r की वैल्यू 0.5 पुट कर दी, इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय 1 माइनस 8t के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी ln 1 माइनस 8t डिवाइडेड बाय टाइम का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज माइनस 8। नाउ लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट विल बी t। अब इसे हमें सॉल्व करना है और मैं सॉल्व करता हूं, सो इंप्लाइज दैट। अब देखिए x की अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, सो पाई माइनस 0 विल बिकम पाई। नाउ 4, और यहां पर माइनस 8 डिनोमिनेटर में है, सो 4 बाय माइनस 8 बिकम्स हाउ मच, इट विल बिकम माइनस 1 बाई 2। तो यहां पर मैं जो डिनोमिनेटर का 2 रहेगा उसको मैं LHS में मल्टीप्लाई करके यहां पर माइनस भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फाइनली अब मुझे यहां पर ln 1 माइनस 8t में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट पुट करने से तो वही मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और मुझे मिलेगा लोअर लिमिट में ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है ln 1 माइनस 8t। ये अपर लिमिट से आया, लोअर लिमिट पुट करने से ln 1 बचेगा, ln 1 की वैल्यू 0 होती है। सो फाइनली मुझे टाइम की जरूरत है, और क्योंकि मुझे टाइम की जरूरत है मुझको ln से इसको फ्री करना पड़ेगा। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं दैट e टू द पावर माइनस 2 पाई इक्वल टू 1 माइनस 8t। ऑब्वियस बात है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं 8t LHS में ले लूंगा तो प्लस 8t हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई। सो फाइनली t की वैल्यू आ जाएगी 1/8 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई, और ये हमारी टाइम की वैल्यू आ रही है। और अगर इसे मैं गिवन डेटा से कंपेयर करूं तो हमारा गिवन डेटा कितना था, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8, और इसीलिए 8 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ 29 जनवरी 2024 कि जेईई मेंस का फिजिक्स सब्जेक्ट का जो पेपर था वो डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जो क्लास थी, ये जो वीडियो थी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम अगले वीडियो में जेईई मेंस के अगले दिन के पेपर को सॉल्व करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।